नमस्कार। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर लाइव। और इस वक्त की अगर बात कहें तो आज की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि टॉपिक से एकदम क्लियर है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी बैठक गया है और उस बैठक में इस बात को एकदम क्लियर कर दिया है कि 3600 रुपए में आपका प्रति क्विंटल में इस वर्ष धान खरीदने वाली है सरकार। जी हाँ, इस वर्ष की ही अगर बात कहें तो इस वर्ष जो 1 नवंबर से धान खरीदी जो शुरू होने वाला है, इस धान खरीदी में एक तो सबसे पहली बड़ी बात कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस बार धान खरीदा जाएगा और उसका जो पैसा है वो आपके खातों में 3600 रुपए के भाव में आपके खातों में पैसा आने वाला है। इस दौरान अगर मैं आपको बताऊं तो 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का इस बार लक्ष्य रखा गया है। बारदानों की कमी से मैं आपको पहले ही अवगत करवा चुका हूं कि किस प्रकार से इस बार बारदाने की कमी होने वाली है। बारदाने कहने का मतलब है बोरा। जिस बोरे में भरकर आप अपने धान को मंडियों तक लेकर जाते हैं, सोसाइटियों तक लेकर जाते हैं, इस बार उस बोरे को लेकर किल्लत आप फेस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको और बृहद जानकारी दूं, जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया इस खबर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दे ताकि जो मेरी बातें हैं वो बातें आप तक पहुंच सके। इस दौरान हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। एसटी, एससी, ओबीसी एकता को लेकर बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का राजनीतिक माहौल है उसको लेकर बात करने वाले हैं। किस प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसीओ के वोटों का फायदा उठाकर, इनके टूटे हुए बटे होने की का फायदा उठाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी हित साध रही है और किस हद तक इन्होंने अपनी बीमारी रूपी जो कीड़ा है, जो सोच है, जो सांप्रदायिकता का जो इनका विचार है, उन विचारों को किस हद तक ये गांव गांव, गली गली, मोहल्ले तक ये भेजने में कामयाब हो गए हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से देश की अगर बात करें, G20 का जो सम्मेलन है आज 10 तारीख है, आज पूरा हो चुका। 3 चरणों में इसको रखा गया था। वो तीनों चरणों की बैठकें खत्म हो चुकी है। सारे जो हमारे मेहमान जो थे, जो 20 अन्य अन्य देशों से और 14 अलग से लोगों को बुलाया गया था, ये सारे के सारे अब अपने अपने देश के लिए वापस से रवाना हो चुके हैं। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि दिल्ली में किस प्रकार से एक सुरक्षा कवच के रूप में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद लगा दिया गया था। आपकी हवाई जहाजें बंद कर दी गई थी, रेलवेज बंद कर दिए गए थे, बस, ट्रैफिक, सब चीज बंद कर दिया गया था। फिलहाल अब इस G20 शिखर सम्मेलन से जो निकलकर बातें सामने आई हैं, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, यानी भूपेश बघेल की सरकार ने 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का बातें कह दी हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार इसी वित्तीय वर्ष में जो आप 1 नवंबर से धान बेचने वाले हैं, 1 नवंबर से धान खरीदी सरकार शुरू कर देगी और इस दौरान आपको 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचना होगा और उस प्रति क्विंटल धान के हिसाब से आपको 3600 रुपए प्रति क्विंटल पैसा देने वाली है। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस साल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार। खाद्य मंत्री बोले सरकार बनी तो 3600 रुपए में ही खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। इसी दिन से मक्का खरीदी भी की जा रही है। धान खरीदी 31 जनवरी और मक्का खरीदी 28 फरवरी तक चलेगी। किसानों से धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था की जा रही है। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि इस बार जब आप धान बेचने के लिए जब जाएंगे, अपने सोसाइटियों में आप जाएंगे, तो वहां पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस, यानी आपको फिंगरप्रिंट वहां पर लगाना होगा। और यही वजह है कि इस बार आपको एक नया फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, जिसको हम नॉमिनी फॉर्म बोल रहे हैं। नॉमिनी फॉर्म जो है वो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को भरना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में आपके नाम से आपके खाते में जो धान बिकना है, उस धान को आपका ही कोई करीबी भाई, बंधु, सखा, चाहे पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, वो उसको बेच सके। तो किसी एक व्यक्ति को आपको नॉमिनी के रूप में आपको क्लियरिफिकेशन करके आपको देना पड़ेगा। जो भरोसे का व्यक्ति होगा उसके नाम से आप धान बेच सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ फसल की धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा का सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक रखी गई थी। इस दौरान मंत्री भगत ने बताया कि केंद्रीय खाद्य विभाग के निर्देश पर इस साल प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू की जा रही है। ये है समर्थन मूल्य। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा औसत अच्छी किस्म के धान और मक्का के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। इस दौरान
आपको बता दें कि अब तक जो है वो 2617 रुपए में धान खरीदी की जा रही थी, लेकिन इस बार जो है आपको 3600 रुपए में प्रति क्विंटल धान का रकम दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अगली अगर हम बात करें कि अगली सरकार में 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने वादा किया कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को 3600 रुपए प्रति क्विंटल का धान की कीमत मिलेगी। 30% एमएसपी बढ़ने के हिसाब से सरकार के अगले कार्यक्रम में किसानों को मिलने वाला धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। देखिए, अगर सरकार बन जाती है तो 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान मिलने का इन्होंने वादा किया है, लेकिन इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इस दौरान 20 क्विंटल धान आप बेचेंगे और आपको पर क्विंटल के हिसाब से 3600 रुपए आपके खाते में पैसा डाला जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है यहां पर, तो यही जो व्यवस्था है वो आगामी दिनों में भी, मतलब अगले वित्तीय वर्ष में भी इसी रेट से आपके पास धान खरीदने के लिए सरकार बाध्य होगी। ये वादा किया गया है। इस दौरान अगर हम बात करें कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की स्थिति बन रही है, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों के भी वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया था कि किस प्रकार से हमारे एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं इनके वोटों का फायदा उठाकर, इनके मत का प्रयोग कर इनके भरोसे का फायदा उठाकर किस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और अत्याचार करने का मतलब सिर्फ आपके साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं होता, आपके साथ आपके अधिकारों का हनन जो हो रहा है, आपको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, गरीबी और भूखमरी से लोग परेशान हैं हमारे देश में। आप सोचिए कि इस प्रकार की व्यवस्था है कि आज भी यहां पर 70 से 80% जो लोग हैं जो ग्रामीण आबादी में रहते हैं या शहरी आबादी, शिक्षित लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं, जो सड़क पर जब गुजरते हैं तो अगर कोई बिल्ली काट जाता है तो उनका रास्ता रुक जाता है। सड़क से गुजरते वक्त उनको जहां पर भी चौक चौराहे पर और जहां पर भी उनको मंदिर मिलता है, कोई पत्थर अगर रंगीन मिलता है तो वहां पर वो उनका गाड़ी का हॉर्न बजाए बगैर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार से जब हमारे देश में इन चीजों को कूट कूट कर भर दिया गया है, तो ऐसे देश में, ऐसे राज्य में, ऐसे लोगों के बीच अगर आप कोई शिक्षा की बात करते हैं तो आपके विरोध में लोग खड़ा होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में सवेरे जब ये उठते हैं तब से लेकर शाम को रात तक सोते तक इनके दिमाग में केवल एक ही उद्देश्य लेकर ये पैदा हुए रहते हैं, उठे रहते हैं कि किसी भी प्रकार से शाम के व्यवस्था हो जाए, शाम की व्यवस्था हो जाए, दारू के चखने की व्यवस्था हो जाए, इनके नशे की सामग्री की व्यवस्था हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर ये सवेरे उठते हैं और दिन भर चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में घूम घूम कर ये लोग भगवा रंग का गमछा पहने हुए या लटकाए हुए या फिर ये लुंगी के रूप में उसको लपेटे हुए चौक चौराहों पे खड़े होकर ये भारतीय जनता पार्टी के उस सांप्रदायिक विचारधारा का प्रचार करते हैं। अगर हम मुंगेली की बात करें, अपने राज्य में मुंगेली जिला जैसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर आज भी ग्रामीण जो आबादी है सर्वाधिक निवासरत है। 10 से 5% ही लोग शिक्षित और शहरी क्षेत्र में रहते हैं, बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है कि जहां पर पान ठेला है, चाहे जनरल स्टोर है या फिर कोई चबूतरा बना हुआ है या फिर कोई बैठने की व्यवस्था है, वहां पर ऐसे लोग आपको हमेशा भीड़ के बीच में हुजूम लगाए बैठे रहते हैं, मुंह में गुटखा भरे, ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का बात करते हैं और इनको वोट देने की बात कहते हैं। सर पैर की जानकारी इनको होती नहीं है, आज तक कभी इन्होंने संविधान की जानकारी ली नहीं, क्या कुछ हुआ, क्या घटा, क्या बीता, क्या हो रहा है, इनसे इनको कुछ भी मतलब नहीं होता है। इनका उद्देश्य केवल और केवल यही होता है कि किसी भी प्रकार से शाम को इनकी व्यवस्था हो जाए, कोई ना कोई इनको इनकी बातों को सुनकर इनको पीने के लिए इनको खर्चा पानी दे दे। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो डावाडोल की स्थिति बन गई है पूरे छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब इनकी बातों को आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, यहां पर तो सत्ता परिवर्तन एकदम 100% 100% देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की जमावड़ा जो है, इन्हीं के जो तादाद हैं वो लगातार ज्यादा है। अच्छा, इसमें मैं एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, इन्हीं के लोगों को ज्यादा कन्विंस करने में भारतीय जनता पार्टी अब तक कामयाब हुई है। देखिए, आपके घर में चाहे अच्छा हो बुरा हो, कोई सा भी कार्यक्रम हो, ओकेजन हो, बगैर उच्च कुलीन वर्गों के आपके कार्यक्रम सफल नहीं होते। ये आपके घर, आपके बेडरूम, आपके तिजोरियों तक ये लोग घुस चुके हैं। ये मानसिकता आपके घरों में घर कर गई है, आपको पता भी नहीं है किस प्रकार से इनकी सोच और इनकी मानसिकता में आप जकड़े हुए हैं।
यही वजह है कि लगातार हमारे राज्य में हमारा जो क्षेत्र है, हमारे लोग जो हैं वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आपका वोट एक बार 5 साल में आपको देना होता है, लेकिन 5 साल तक आपको शोषण का शिकार होना पड़ता है। आप जाति हो, आमदनी हो, निवास हो, अपने बच्चे का एडमिशन हो, किसी भी प्रकार के सरकारी काम के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको इन्हीं लोगों की चापलूसी करनी होती है, इन्हीं लोगों के शरण में आपको जाना पड़ता है। और जब आप इनके शरण में जाते हैं तो लगातार आपका शोषण इनके द्वारा किया जाता है। आपके काम त्वरित नहीं होते, समय तो उतना ही लगना है जितना समय में उस काम को होना है, लेकिन इनकी गुलामी करने की वजह से आपके काम और भी ज्यादा लंबा हो जाता है और जबरदस्ती आप इनके शोषण के शिकार होते हैं। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि किसी भी प्रकार से अपने एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया एकजुट हो, विचारधाराओं में क्लियर रहें कि किस प्रकार से आपको अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को किस प्रकार से आप संगठित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पर इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इंडिविजुअल आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी स्वयं की शिक्षा, आपके स्वयं के परिवार की शिक्षा, उसका भरण पोषण और उसका विकास। अगर आप अपना विकास करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको देखकर 4 लोग और विकास खुद ब खुद करने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में जलनखोरों की, हमारे गांव में, हमारे पारा मोहल्लों में जलनखोरों की कमी नहीं है। आपकी कामयाबी उनके जीवन की नाकामयाबी सिद्ध होती है और आपको नाकामयाब करने के लिए ये हर संभव प्रयास करते हैं। और यही मानसिकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट कर समाहित हुई है। ये करते हैं गलती, और गलती करने के बाद ये अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करते, बल्कि विपक्ष के ऊपर ये सारा दारोमदार जो है वो ठिकरा फोड़ देते हैं और उनको माफी मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रचारित करते हैं। और इनके प्रचार का जो सबसे सशक्त माध्यम जो है गांव, गली, नुक्कड़, चौराहे पर, ये वही एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं जो दूसरों की खेतों में जाकर मजदूरी करते हैं, बनी भूती कर अपना जीवन यापन करते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं, जो नेता बात बात पर नेता, मंत्री, विधायक का हवाला देते हैं कि अभी मैं फलाने को फोन लगा देता हूं, अभी इनको फोन लगा देता हूं, अभी आपका ये काम हो जाएगा। इनको इसी प्रकार से शिक्षा मिली है, इसी प्रकार से इनके जो नेतृत्वकर्ता लोग रहे हैं, इनके ऊपर में बैठे हुए जो नेता मंत्री टाइप के जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मंत्री मानते हैं, ऐसे लोगों के छत्र छाया में रहकर इनकी मानसिकता में ये राजनीति घुस गई है। ये लोग ना अपना विकास कर पाते हैं, ना अपने गांव, गली, मोहल्लों का विकास कर पाते हैं। केवल ये राजनीतिक रोटी सेकते हुए अपना जीवन यापन एक गांव के एक मोहल्ले से शुरू करते हैं और उसी मोहल्ले में इनका जीवन यापन खत्म हो जाता है। जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है तो यही लोग दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, और वहां से बनी भूती कर कर जब वापस आते हैं तो यहां पर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में यही लोग राजनीति बघारते हैं कि हम लोग यहां पर ऐसा ऐसा करके आए हुए हैं और आपसे ज्यादा हम शिक्षित हैं, आपसे ज्यादा धनवान हैं। देखिए, आपका अपना खुद का सर्वांगीण जो विकास है वही एक्चुअल में विकास की परिभाषा है। आप अपने लिए काम कीजिए, अपने समाज के लिए आपको काम करने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। जब आप स्वयं आगे बढ़ते हैं तो आपका समाज खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका गांव, आपका क्षेत्र, आपका देश आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम 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 जो बातें करते हैं, तो ऐसी मानसिकता से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और अपने विकास, अपने परिवार की शिक्षा और सांप्रदायिकता से इनको दूर रखना है। शिक्षा को बढ़ावा देना है। आर्थिक जो तंगी आपके जेब में फलीभूत हो रही है वो केवल और केवल आपके गलत निर्णय की वजह से हो रही है। लगातार आप अपने वार्ड पार्षद का चुनाव गलत करते हैं, आप ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो पूरे साल भर, पूरे वर्षों वर्ष तक आपका शोषण करने वाले हैं, आपको अपने अधीन कर कर रखने वाले हैं। आप ऐसे पंच को, ऐसे सरपंच को वोट दे देते हैं जिनके सामने जीवन में कभी आप खड़े होकर अपना कोई काम नहीं करवा सकते। जब भी आप उनके सामने खड़े होंगे तो फिर वो आपको आपके मुंह के ऊपर बोलेंगे कि हमने तो आपको पैसा दिया था, आपको दारू पिलाया था। और यही वजह है कि लगातार आप शोषित और पीड़ित वर्ग में समाहित हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, कृपया इन बातों को ज्यादातर लोगों तक फैलाएं और अपनी बातें जो हैं वो कमेंट बॉक्स पर मुझसे कर सकते हैं। मैं और कोशिश करूंगा कि इन बातों को और क्लियर और क्लिष्ट करूं। जिस प्रकार से कल मुंगेली में घटी घटना है, इन घटनाओं को मैंने जिस प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसी और दलितों के साथ जोड़ा है, इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए कि आपके आसपास, आपके साथ घटित होने वाली कोई भी छोटी से
बड़ी घटना हो, इन सभी घटनाओं का कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारण होता है, और उस कारण को अगर आप समझ जाएंगे तो उस कारण के निवारण के लिए आपको आज से ही काम करना शुरू करना होगा। शिक्षा को बढ़ावा देते चलें। अगर आप प्रशासनिक डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर अगर आप कार्यरत हैं तो भी, और अगर आप गांव के किसान हैं, मजदूर हैं या फिर व्यवसायी हैं तो भी, आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र में, अपने लोगों को, अपने गांव में, अपने घर में, आपके परिवार में आपको सबसे पहले संविधान की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। आपको संविधान की पुस्तकों को, किसी व्यक्ति के जीवनी को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप किताबों की ओर नहीं जाएंगे, आप जब तक अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, लिखित हुए अपने आंखों से देखकर आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप चीजों पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपको अब तक वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायणों के आधार पर झूठी बातें कर 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 आपको अब तक बरगलाया गया है। देखिए, दीपक साहू ने हमको कमेंट किया है, कांग्रेचुलेशंस, चमचा कह रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार की सोच और मानसिकता वाले जो लोग हैं, इनकी सोच को कभी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो अगर मोदी जी आकर इनको रोज 4 डंडा मारेंगे अगर चौक चौराहों पे खड़े होकर ना, तो भी ये मोदी जी का वाहवाही करते हुए नहीं थकेंगे। तो इस प्रकार की सोच वाले भी लोग हैं। कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, क्योंकि आप अभी फिलहाल, जब तक संविधान लागू है, 2047 में नया संविधान लागू नहीं हो रहा, तब तक आप आजाद हैं। आप अपनी बातों को यहां पर रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 2047 के बाद यही दीपक साहू टाइप की मानसिकता वाले लोग, आप कुछ भी कहकर दिखाइए, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है, आप अपने गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर खड़े होकर कोई विरोध में बात करके दिखाइए, आपका जुबान नहीं काट लिया गया तो फिर आप क्या बात करेंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता से आप दूर रहें। लगातार मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं, आप इनको जवाब दे सकते हैं। मैंने अपना जो कमेंट बॉक्स है उसको लाइव इसीलिए कर कर रखा हुआ है, पब्लिक इसीलिए कर कर रखा हुआ है, ताकि आपको ऐसी दूषित मानसिकता के लोगों से आपको परिचय करवा सकूं। फिलहाल अगर हम खबरों की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन आहूत की गई थी। मैंने आपको जब से ये आहूत किया गया था तब से इस बारे में जानकारी दिया है कि किस प्रकार से दलितों को, शोषितों को, गरीबों को किस प्रकार से इन विदेशियों के नजरों से बचा कर रखा गया था, किस प्रकार से इनको इनकी आंखों में धूल झोंका गया था। ना सिर्फ भारतीयों की आंखों में धूल झोंका गया था, बल्कि इन विदेशी हमारे जो मेहमान आए हुए थे उनकी आंखों में भी धूल झोंक कर इनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया, 56 प्रकार के भोग इनको खिलाया गया। लगातार ये लोग फोटो खिंचवाते हुए और किसी भी मीडिया से लोग कभी भी बात नहीं करने दिए। मोदी जी की आदत से तो आप बखूबी वाकिफ हैं कि आज तक इन्होंने किसी भी सच्चाई बात करने वाले मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर इन्होंने आज तक कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, और इंटरव्यू दिया भी है तो इक्का दुक्का इंटरव्यू दिया है, वो भी अपने गोदी मीडियाज को दिए हैं। यही वजह था कि इस कार्यक्रम में भी उन्होंने मीडिया को इस चीज से दूर रखा। ये बात अलग है कि उनके खाने पीने, रहने और देखने, समझने, हर चीज के लिए इन्होंने एक मीडिया खेमा बनाकर रखा हुआ था, लेकिन इनके द्वारा कभी भी मुखातिब नहीं हुआ गया। मीडिया के सवालों का जवाब देने से ये सबसे पहले मना करके रखे हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं करेंगे, ना मैं करूंगा और ना ही हमारे विश्व के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो शीर्ष नेता आए हुए हैं, राष्ट्रपति आए हुए हैं, इनके द्वारा किसी को करने दिया जाएगा। यही वजह था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई, जबकि इनके साथ में इतने सारे भर भर कर प्रेस वाले, मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले आए हुए थे, लेकिन इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। यही वजह था कि जब G20 का शिखर सम्मेलन का वार्ता जब चल रहा था, द्विपक्षीय दूसरा सत्र जब चल रहा था, तो ये विश्व भर के आए हुए मीडिया कर्मियों के द्वारा M20 का आयोजन किया गया, मीडिया 20 का आयोजन किया गया। इस मीडिया 20 के आयोजन में हर जगह से लोग शिरकत किए, हर जगह के पत्रकार, 20 देशों के पत्रकार एक मंच पर आकर इन्होंने अपनी बातें रखी कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है भारत में मीडिया की किस प्रकार से बुरी स्थिति है। और न सिर्फ भारत में बुरी स्थिति है, बल्कि कुछ अन्य देश भी हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे चाइना की बात करें तो ऐसे देशों में भी मीडिया की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहां पर भी मीडिया की आजादी पर एकदम पाबंदी लगा दी गई है, मीडिया को खुलकर बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं है। और उसी दिशा में भारत अग्रणी भूमिका अदा करते हुए और बढ़ता जा रहा है। विकसित देशों की श्रेणी में जिस ओर से ऐड होने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें ये सबसे जो गंदी चीज है, जो चीज नहीं होना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है मोदी और मोदी सरकार।
जी हाँ, यही वजह है कि मीडिया से इन्होंने लगातार दूरी बनाई हुई है। ना ये बात करते हैं, ना इनके कोई भी मंत्री सामने आकर अपनी बातों को रखते हैं, मीडिया के सवालों का ये जवाब नहीं देना चाहते। और जब विश्व के लोग यहां पर आते हैं तो उनको भी किसी प्रकार से मीडिया से मुखातिब होने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी चूंकि इनको दिखावा करना है, इसलिए इन्होंने उस G20 शिखर सम्मेलन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह आहूत किया था। यह बात अलग है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, लेकिन मीडिया के लिए व्यवस्था की गई थी। सारे मीडिया के साथी वहां पर बैठे हुए थे। चूंकि काम कुछ भी नहीं था, क्योंकि मोदी के ही कैमरामैन और मोदी के ही रिपोर्टरों के द्वारा अंदर से जो वीडियो फुटेज लाया जा रहा था, उसी को यहां पर मीडिया खेमे के द्वारा प्रसारित किया जा रहा था, गोदी मीडिया के द्वारा उसी को दिखाया जा रहा था। तो नया करने के लिए कुछ नहीं था। ये नया अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे। जो प्रोटोकॉल में लगा हुआ है, जो इनको आदेश किया गया है कि यही दिखाना है, यही बताना है, तो वही चीजों को ये लोग राग अलाटते हुए सवेरे से शाम तक, चाहे 8 तारीख की बात करें, 9 तारीख की बात करें, चाहे आज 10 तारीख की बात करें। और ऐसा नहीं है कि G20 ये 3 दिन का ही था ना, इसकी तैयारी जो है वो महीनों महीनों से चल रही थी। और महीनों भर से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीख चीख कर लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा था कि यहाँ पर इस प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, यहाँ पे ड्रेस डिजाइनर आए हुए हैं, इस प्रकार के चाय बनने वाले हैं, सारा खाना जो है 36 भोग, 36 प्रकार का खाना होगा, और खाने का जो एंडिंग होगा उसमें सबको पान खिलाया जाएगा। देखिए किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, देश में किस प्रकार का अराजकता का माहौल है, देश में किस प्रकार से इन्होंने अपनी सांप्रदायिक जो बातें हैं, विचारधारा है, उसको किस प्रकार से इन्होंने बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ अच्छे काम किए हैं। यही वजह है कि हम उन अच्छे कामों के बारे में भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से उनके विरोध में हैं। हम किसी के ना विरोध में हैं और ना ही किसी के फेवर में हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो या फिर जनरल हो, आपको सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है शिक्षा की, और सही शिक्षा की। आपने जब तक हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो हमारे ऐतिहासिक लोग हुए हैं, चाहे वो हम बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे हम जैन धर्म की बात करें, चाहे हम किसी प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाहे राजगुरु की बात करें, सुखदेव की बात करें, बटुकेश्वर दत्त की बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें, ऐसे लोगों की जीवनी या इनके द्वारा लिखी गई कोई छोटी मोटी लेख भी आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके दिमाग में इस प्रकार की जो नकारात्मक विचारधारा है, भारत, इंडिया, इंडिया या भारत, इस प्रकार की विचारधारा आपके दिमाग में पनपेगी। क्योंकि देश का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री ही अगर अनपढ़ है, तो अपने लोगों में अनपढ़ता और अशिक्षा का ही प्रसार कर रहे हैं। इनको मालूम है कि ये गांव में चुनाव जीत जाएंगे, गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास आखिरी जो औजार है वो है इनका दारू, इनका मिठाई और इनका साड़ी। आपको पता होगा कि आज किस प्रकार से लाखों रुपए की साड़ी पकड़ी गई है एक बस में। पेंड्रा के लिए रवाना हुआ था वो बस, पुष्पराज नाम के बस में लाख रुपए की साड़ी को बरामद किया गया है। ये साड़ी किसी व्यापारी का नहीं है, यह साड़ी है चुनाव में बांटने के लिए। देखिए अभी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 1 नवंबर से लगभग आचार संहिता की घोषणा होनी है। 1 नवंबर से आचार संहिता लग जाएगा पूरे देश में। लेकिन अभी से इन्होंने जहां पैसे पहुंचाने हैं, जहां दारू पहुंचाने हैं, जहां साड़ियां पहुंचानी है, ये लोग पहुंचाना या शायद पहुंचा भी चुके हैं। अब तो ये आखिरी के पुछेल जो चीजें हैं वो इनकी नजरों में, जो हमारे डिफेंस सेक्टर में बैठे हुए लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके हाथों में ये आखिरी की चीजें पड़ती हैं। और इस पर ही सरकार के द्वारा वाहवाही लूट ली जाती है कि देखिए हमारे इस व्यवस्था की वजह से हम इतने लोगों को बर्बाद होने से बचा लिए हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी जो आप तक मैंने रखी। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमशाशर, मैं हूं पुखराज सिंह। मेरी बातों पर आप कितना सहमत हैं, ना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर जवाब दें। अगर आपके मन में मेरे प्रति अगर कोई खुन्नस है, गाली है, तो भी आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स स्वतंत्रता का परिचायक है, आपके उद्बोधन का इंतजार मुझे रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।